मुगल सम्राट अकबर के दरबार की शान, बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। वे न केवल दरबार में बल्कि जनता में भी लोकप्रिय थे। एक बार सम्राट अकबर ने बीरबल की गूढ़ बुद्धि की परीक्षा लेने का निश्चय किया, एक ऐसी परीक्षा जिसमें छल, विश्वास, न्याय और अंत में सच्चाई की विजय होनी थी। प्रथम दृश्य, एक विचित्र प्रस्ताव। एक दिन सम्राट अकबर अपने राजमहल के बाग में टहल रहे थे। उनके मन में एक अनोखा विचार आया। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलवाया। बीरबल, अकबर बोले, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो सच भी हो और झूठ भी। ऐसी कहानी जिसमें कल्पना हो परंतु फिर भी वास्तविकता का आभास दे। एक ही साथ सत्य और असत्य को समाहित करने वाली कहानी। बीरबल मुस्कराए। वे जान गए कि सम्राट उनका परीक्षण लेना चाहते हैं। जहांपनाह, बीरबल ने उत्तर दिया, ऐसी कहानी का ताना बाना कुछ समय में ही बुना जा सकता है। मुझे 2 दिन का समय दीजिए। अकबर ने अनुमति दी, पर साथ ही शर्त रख दी, अगर कहानी मुझे संतुष्ट न कर पाई तो 1 सप्ताह के लिए तुम्हें दरबार से वंचित कर दिया जाएगा। बीरबल ने सिर झुकाकर सहमति जताई और अपने घर लौट गए। द्वितीय दृश्य, दरबार में एक रहस्यमयी कहानी। 2 दिन बाद बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। सम्राट, दरबारी और अन्य राजकुमार उत्सुकता से उनकी ओर देख रहे थे। बीरबल ने कहना शुरू किया, यह बहुत पुरानी बात है जहांपना। उस समय एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सचग्राम। वहां एक अत्यंत निर्धन किसान रहता था जिसका नाम था हरिदास। वह ईमानदार, मेहनती और अत्यंत संतोषी था। एक दिन हरिदास अपने खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसका हल किसी सख्त चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो एक छोटा सा लोहे का संदूक निकला। उसे खोलने पर वह चौंक गया। उसमें सोने की अशर्फियां थीं। उसकी गिनती करना मुश्किल था। अकबर और सभी दरबारी चौंके, पर बीरबल ने बोलना जारी रखा। हरिदास उस संदूक को लेकर अपने गांव के मुखिया के पास पहुंचा और कहा, यह धन मुझे खेत में मिला है, पर यह मेरा नहीं है। मैं इसे राजा को सौंपना चाहता हूं। मुखिया अचंभित हुआ, पर हरिदास की ईमानदारी देखकर वह स्वयं उसे लेकर नगर के राजा के पास गया। अकबर अब कुछ मुस्कराए, लेकिन उन्होंने बीरबल को बीच में नहीं टोका। राजा ने हरिदास की सत्यता देखकर उस धन का आधा भाग उसे इनाम में दे दिया और आधा राज्य कोष में जमा करवा दिया। अब हरिदास अमीर हो गया, परंतु उसने वह संपत्ति अपने गांव की भलाई में लगाई। गांव में स्कूल, कुएं, मंदिर और रास्ते बनाए गए। परंतु जहांपनाह, बीरबल ने रुकते हुए कहा, अब इस कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन गांव में एक साधु आया जिसने कहा, यह धन तो शापित था। जिसे भी मिलता है वह कुछ वर्षों में मर जाता है। हरिदास डर गया। साधु ने उपाय बताया, यदि तुम यह धन किसी और को दे दो तो तुम बच सकते हो। हरिदास ने वह धन नगर के राजा को लौटा दिया। फिर क्या हुआ? अकबर ने उत्सुक होकर पूछा। जहांपनाह, बीरबल बोले, उसके बाद हरिदास फिर गरीब हो गया, लेकिन संतुष्ट था और वह शांति से अपने जीवन के शेष दिन बिताने लगा। तीसरा दृश्य, सत्य और असत्य का द्वंद्व। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, यह तो एक सुंदर कहानी है, परंतु इसमें ऐसा क्या था जो सत्य और असत्य दोनों हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, यही तो कहानी की सुंदरता है। क्या यह कहानी सच है? नहीं, पर क्या ऐसी कोई घटना घट सकती है? हाँ, क्या दुनिया में हरिदास जैसे लोग हो सकते हैं? शायद हाँ, शायद नहीं। क्या शापित धन और साधु का प्रसंग संभव है? संभव नहीं, पर कल्पना में सच्चाई का रंग भर देता है। इसीलिए यह कहानी झूठ भी है
और सच भी। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी परीक्षा में तुम खरे उतरे। चतुर्थ दृश्य, एक नई साजिश। कुछ ही दिनों बाद दरबार में एक अजीब मामला आया। नगर के एक अमीर व्यापारी ने शिकायत की कि उसका नौकर उसका कीमती हीरा चुराकर भाग गया है। वह नौकर कोई और नहीं बल्कि एक ब्राह्मण था, जिसने वर्षों उस व्यापारी के घर सेवा की थी। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि ब्राह्मण ने हीरा चुराया? व्यापारी बोला, जी हाँ, मैंने स्वयं उसे उस कमरे से बाहर निकलते देखा जहां वह हीरा रखा था। अब वह ब्राह्मण लापता है। बीरबल ने शहर में आदेश दिया कि उस ब्राह्मण की तुरंत तलाश की जाए। 3 दिन बाद ब्राह्मण पकड़ लिया गया। उसे दरबार में लाया गया। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुमने हीरा चुराया? ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने चोरी नहीं की। वह हीरा वहां था ही नहीं जब मैं कमरे में गया। बीरबल ने व्यापारी को घूरते हुए कहा, तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा जब तक हमें सच्चाई न मिले। पंचम दृश्य, बीरबल की रहस्यमयी योजना। बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने एक बर्तन में कुछ खास इत्र मिश्रित मिट्टी मंगवाई और दरबार के बाहर दोनों व्यापारी और ब्राह्मण को कुछ देर के लिए एकांत में रखवाया। उनके पांव उस मिट्टी से होकर गुजरे। बीरबल ने बाद में आदेश दिया कि दोनों के पांव धोकर उस पानी को अलग अलग पात्रों में रखा जाए। फिर उन्होंने एक कुत्ता मंगवाया जो चोरी के मामलों में प्रशिक्षित था। कुत्ता जैसे ही व्यापारी के जल पात्र के पास पहुंचा, वह भौंकने लगा और दुम हिलाने लगा। ब्राह्मण के जल पात्र के पास वह शांत रहा। बीरबल ने कहा, इसका अर्थ है कि व्यापारी ही उस कमरे में गया था जहां वह हीरा था, क्योंकि वही इत्र विशेष कमरे में बिछाया गया था। यह एक चाल थी। ब्राह्मण निर्दोष है। व्यापारी घबरा गया और उसने सच्चाई कबूल की, मैंने ही झूठी शिकायत की ताकि ब्राह्मण को दंड दिलवाकर उसका ऋण न चुकाना पड़े। अकबर क्रोधित हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से न्याय की प्रतिष्ठा की रक्षा की है। षष्ठ दृश्य, नायक और न्याय। बीरबल की गूढ़ बुद्धि और सत्य के लिए उनकी निष्ठा ने एक निर्दोष को सजा से बचा लिया। सम्राट अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल न केवल हमारे मंत्री हैं बल्कि न्याय और बुद्धिमत्ता के प्रतीक भी हैं। दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय। उपसंहार। बीरबल की बुद्धिमत्ता केवल चतुराई तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें न्याय, सत्य और करुणा का भाव भी था। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सत्य को पहचानने के लिए केवल आंखें नहीं बल्कि अंतरात्मा और गूढ़ दृष्टि चाहिए। सम्राट अकबर ने सही ही कहा था, अगर मेरे दरबार में बीरबल न होते तो शायद मैं भी अंधकार में भटकता रहता। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का अगला भाग या कोई अन्य कहानी भी 3100 शब्दों में लिख सकता हूं। बताइए, क्या अगली कहानी शुरू की जाए? सम्राट अकबर का दरबार न केवल उनकी वीरता और शौर्य के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि वहां के न्याय और बुद्धिमत्ता की मिसालें भी जग प्रसिद्ध थीं। और इस न्याय व्यवस्था की रीढ़ थे बीरबल, एक ऐसा मंत्री जिसकी उपस्थिति से सत्य की परछाई भी स्पष्ट हो जाती थी। यह कहानी अकबर और बीरबल की एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसमें बीरबल ने अपनी न्याय बुद्धि से एक अंधेरे रहस्य को उजागर किया और निर्दोष को न्याय दिलाया। प्रथम दृश्य, एक व्यापारी की अजीब शिकायत। एक दिन दरबार में एक प्रतिष्ठित व्यापारी श्रीमान हरसुख हांफते हुए आया। उसके चेहरे पर चिंता, क्रोध और भय के मिश्रित भाव थे। जहां पनाह उसने कहा, मैं न्याय चाहता हूं। मेरे जीवन की सबसे कीमती वस्तु कंचन नीलम चोरी हो गई है और मैं जानता हूं कि इस चोरी में मेरे नौकर गोपीनाथ का ही हाथ है। अकबर ने गहराई से व्यापारी की बात सुनी और पूछा,
क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? जहां पनाह, वह कमरा जहां रत्न रखा था, उसमें कोई जबरदस्ती प्रवेश नहीं हुआ। केवल गोपीनाथ के पास उस कमरे की चाबी होती थी। चोरी के बाद से वह लापता है। बीरबल, जो हर रोज की तरह शांति से सम्राट के पास बैठे थे, कुछ सोचने लगे। अकबर ने आदेश दिया, गोपीनाथ को तुरंत ढूंढा जाए और दरबार में पेश किया जाए। द्वितीय दृश्य, गोपीनाथ की गिरफ्तारी। 2 दिन बाद सिपाहियों ने गोपीनाथ को पकड़कर दरबार में प्रस्तुत किया। वह सामान्य किसान सा युवक था, दुबला-पतला, विनम्र चेहरा, आंखों में भय। बीरबल ने उसे देखा और पूछा, क्या तुमने कंचन नीलम चुराया है? गोपीनाथ ने कांपते हुए उत्तर दिया, मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं उस दिन बीमार था और उस कमरे के पास भी नहीं गया। बीरबल ने व्यापारी से कहा, क्या तुम गोपीनाथ पर पहले से शंका करते थे? व्यापारी बोला, नहीं, वह वर्षों से मेरे साथ था, परंतु ऐसे बेशकीमती रत्न के गायब होने पर मैं किसे दोष दूं? अकबर ने कहा, यह मामला गंभीर है। बीरबल, इसकी पूरी जांच तुम पर छोड़ता हूं। तृतीय दृश्य, बीरबल की खोजबीन। बीरबल ने सबसे पहले व्यापारी के घर का निरीक्षण किया। उस कमरे को देखा जहां कंचन नीलम रखा गया था। दरवाजे पर कोई टूट-फूट नहीं थी। ताले सही सलामत थे। कमरे में एक छोटी खिड़की थी, जो बाहर एक बगीचे की ओर खुलती थी। बीरबल बोले, यहीं से कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश कर सकता था, यदि उसे कमरे की स्थिति की जानकारी हो। उन्होंने बगीचे में लगे पैरों के निशान देखे, छोटे, गहरे निशान, जिससे पता चलता था कि कोई रात में चुपके से आया था। बीरबल ने व्यापारी के सभी नौकरों से गुप्त रूप से पूछताछ की। उन्हें पता चला कि गोपीनाथ 1 महीने पहले अपने गांव गया था और उसी दौरान व्यापारी के भतीजे रमेश ने व्यापार में दखल देना शुरू किया था। अब बीरबल की उत्सुकता रमेश की ओर बढ़ी। चतुर्थ दृश्य, संदिग्ध रमेश। बीरबल ने रमेश को दरबार में बुलवाया। वह आत्मविश्वास से भरा नौजवान था। रमेश, बीरबल ने कहा, तुम कब से अपने चाचा के व्यापार में सहायता कर रहे हो? करीब 1 महीने से, रमेश बोला। क्या तुम्हें कंचन नीलम के बारे में जानकारी थी? बीरबल ने पूछा। हाँ, वह तिजोरी में रखा रहता था, परंतु मेरे पास उसकी चाबी नहीं थी। बीरबल ने उसके जवाब पर गौर किया। क्या तुम गोपीनाथ से मिले थे जब वह गांव से लौटकर आया? रमेश थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं, मुझे उससे कोई खास काम नहीं था। बीरबल की आंखों में संदेह गहराता गया। पंचम दृश्य, न्याय की तैयारी। बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने व्यापारी, रमेश, गोपीनाथ और घर के सभी प्रमुख कर्मचारियों को दरबार में बुलवाया। उन्होंने एक पात्र में विशेष रंगरहित, गंधरहित चूर्ण रखा और कहा, यह चमत्कारी चूर्ण है। जिसने भी रत्न चुराया है, उसके हाथ में यह चूर्ण लगते ही लाल हो जाएगा। सब अपने दाहिने हाथ इसमें डालें। सबने चूर्ण में हाथ डाला। थोड़ी देर बाद बीरबल ने सभी के हाथों की जांच की। किसी के हाथ लाल नहीं हुए। दरबारियों में हलचल होने लगी। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल, क्या चूर्ण काम नहीं कर रहा? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, चूर्ण तो ठीक है, परंतु चोर ने डर के मारे अपना हाथ इसमें नहीं डाला। रमेश, बीरबल बोले, तुम्हारे दाहिने हाथ पर चूर्ण की कोई भी महीन परत नहीं है। तुमने हाथ चूर्ण में डाला ही नहीं। रमेश हक्का बक्का रह गया। तुम्हें डर था कि कहीं यह सच में जादुई न हो जाए, बीरबल बोले। अकबर गरजे, सच बताओ, रमेश। रमेश सिर झुकाकर बोला, मैंने ही खिड़की से रात्रि में प्रवेश कर रत्न चुराया। मैं चाहता था कि गोपीनाथ पर दोष लगे और मैं व्यापार पर पूरी तरह अधिकार पालूं।
षष्ठ दृश्य न्याय की स्थापना। गोपीनाथ ने आंसू भरकर बीरबल को प्रणाम किया। महाराज, वह बोला, मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि किसी को मेरी ईमानदारी पर शक होगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक निर्दोष की रक्षा की है और एक गुनहगार को बेनकाब किया। तुम्हारी न्यायदृष्टि अतुलनीय है। रमेश को दंडस्वरूप 1 वर्ष का कारावास और समाज सेवा की सजा सुनाई गई। व्यापारी हरसुख ने गोपीनाथ से क्षमा मांगी और उसे व्यापार में साझेदार बना लिया। सप्तम दृश्य जनता की प्रतिक्रिया और बीरबल की प्रशंसा। इस घटना की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। लोग बीरबल की न्याय बुद्धि की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। किसी ने कहा, अगर बीरबल न होते तो निर्दोष गोपीनाथ जेल चला जाता। तो किसी ने कहा, बीरबल न केवल चतुर हैं बल्कि सच्चे न्यायमूर्ति हैं। अकबर ने दरबार में सबके सामने घोषणा की, मैं बीरबल को राजन्याय विभूषण की उपाधि देता हूं, एक ऐसा व्यक्ति जो न्याय के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। उपसंहार, बीरबल की न्यायदृष्टि अमर रहे। बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धिमत्ता केवल तेज दिमाग से नहीं बल्कि सच्चे हृदय, निष्पक्ष दृष्टिकोण और धैर्य से आती है। इस कहानी ने न केवल अकबर को बल्कि समस्त हिंदुस्तान को यह सिखाया कि जिस दरबार में बीरबल हो वहां झूठ अधिक देर तक नहीं टिक सकता। समाप्त। अगर आप चाहें तो अगली कहानी में 2700, 2800 या 3000 प्लस शब्दों में भी लिख सकता हूं। बताइए किस शीर्षक या विषय पर कहानी चाहिए। बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध बीरबल का नाम हर किसी की जुबान पर था। उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी ने न केवल बादशाह को प्रभावित किया था बल्कि पूरे साम्राज्य को भी। बीरबल का न्याय, तर्क और समझदारी उन्हें आम दरबारियों से अलग बनाते थे। यह कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसमें बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक जटिल मामला हल किया और न केवल निर्दोष को न्याय दिलाया बल्कि सच्चाई को उजागर कर सबको चौंका दिया। प्रथम दृश्य, एक बेशकीमती मोती की चोरी। दरबार में एक दिन सुबह ही एक अमीर व्यापारी भोलानाथ रोते हुए पहुंचा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर घबराहट और भय स्पष्ट झलक रहा था। जहां पनाह, मेरी जान की कमाई, एक बेशकीमती मोती जो मैं विदेशी व्यापारियों के लिए लाया था, चोरी हो गया है। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा, कब और कहां से चोरी हुआ? भोलानाथ ने बताया, मोती मेरे निजी कक्ष में रखी तिजोरी में रखा था। आज सुबह जब मैंने तिजोरी खोली तो वह गायब था। तिजोरी के ताले टूटे नहीं थे। इसका मतलब चोरी किसी जान पहचान वाले ने ही की है। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। इसका पता लगाना अब तुम्हारा काम है, बीरबल। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुक्म की तामील होगी, जहांपना। द्वितीय दृश्य, संदेह के घेरे। भोलानाथ के घर पर बीरबल ने पूरी जांच शुरू की। घर के सभी नौकरों से पूछताछ की गई। वहां कुल 5 नौकर थे, रघु, माधव, ईश्वर, कमल और गणेश। बीरबल ने सभी से अलग अलग बात की पर कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं था। सबने यही कहा कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। बीरबल ने भोलानाथ से पूछा, क्या आपके घर में हाल ही में कोई नया व्यक्ति काम पर रखा गया? भोलानाथ बोले, नहीं, ये सभी नौकर कई वर्षों से मेरे साथ हैं। बीरबल कुछ सोचते हुए बोले, तिजोरी की चाबी कहाँ रखी जाती थी? वह मेरे पलंग के सिरहाने एक बक्से में रहती थी, भोलानाथ ने बताया। और उस कमरे में किसे जाने की अनुमति होती थी? बीरबल ने पूछा। सिर्फ मुझे और मेरे सेवक कमल को। बीरबल की नजरें तेज हो गईं। तृतीय दृश्य, बीरबल की योजना।
बीरबल ने अकबर से 3 दिन का समय मांगा और व्यापारी को भी निर्देश दिया कि वह अपने सभी नौकरों को तब तक काम पर बनाए रखे। तीसरे दिन बीरबल फिर से व्यापारी के घर पहुंचे, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके साथ एक वैद्य हकीम भी था। उन्होंने सभी नौकरों को बुलाया और कहा, आज तुम्हें कुछ चूर्ण दिया जाएगा जो मोती की चोरी को साबित करेगा। जिसने चोरी की होगी उसके पेट में यह चूर्ण जाकर हरकत करेगा और वह अगले 12 घंटे में बीमार पड़ जाएगा। सभी नौकर डर से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चूर्ण सबको दे दिया गया। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वहां से लौटते हुए उन्होंने व्यापारी को अलग से बुलाकर कहा, आप सभी नौकरों को एक एक कर आजाद समय दीजिए और देखिए कौन सबसे अधिक बेचैन दिखाई देता है। चतुर्थ दृश्य, सच्चाई का खुलासा। अगली सुबह भोलानाथ खुद दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, बीरबल की तरकीब काम कर गई। कमल पूरी रात परेशान रहा, बार बार बगीचे में गया, घबराया हुआ था। आज सुबह उसने कबूल कर लिया कि उसी ने मोती चुराया था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। कैसे पता चला कि वह ही चोर था? बादशाह ने पूछा। बीरबल बोले, जहांपनाह, वह चूर्ण केवल पिसा हुआ चना था, कोई असर नहीं था उसमें। परंतु मैंने देखा कि जब मैंने बीमारी की बात कही तो बाकी 4 नौकर हंसकर चूर्ण निगल गए। पर कमल ने बहुत सोचकर निगला और बार बार पानी पीता रहा। और मैंने जानबूझकर यह अफवाह फैलवाई कि रात तक उसके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। और जैसा कि उम्मीद थी, उसका मन डर के मारे ही बीमार पड़ गया और डर के कारण ही उसने चोरी कबूल कर ली। अकबर ठहाका मारकर हंसे, बीरबल, तुम तो लोगों के मन की भी चोरी पकड़ लेते हो। पंचम दृश्य, एक और परीक्षा। इस घटना के कुछ दिन बाद ही एक नया मामला दरबार में पहुंचा। एक गरीब ब्राह्मण नामदेव दरबार में रोते हुए आया। जहांपनाह, मेरी एकमात्र गाय, जो मेरी जीवन रेखा थी, चोरी हो गई है। वह मेरे लिए केवल एक पशु नहीं, बल्कि मेरे परिवार का सदस्य थी। उसे किसी ने चुराकर बेचा है। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा, क्या तुम इसका भी पता लगा सकते हो? बीरबल ने सिर हिलाया। षष्ठ दृश्य, गाय का पता लगाना। बीरबल ने सबसे पहले गांव का दौरा किया जहां से गाय चोरी हुई थी। वहां उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या किसी ने उस रात कोई संदिग्ध गतिविधि देखी थी। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसने रात के समय गांव के लुहार भीमराव को एक रस्सी से किसी जानवर को ले जाते देखा था। बीरबल ने भीमराव को बुलाया। तुम्हें क्या जरूरत थी ब्राह्मण की गाय की? बीरबल ने पूछा। भीमराव डर गया और बोला, जनाब, मैंने गाय नहीं चुराई, बल्कि मुझे वह जंगल में अकेली घूमती मिली थी। मैंने उसे बांध लिया ताकि कोई और न ले जाए। मैं अगली सुबह गांव में उसकी खबर देने ही वाला था। बीरबल मुस्कराए, अगर तुम सच्चे हो तो तुम गाय को पहचान सकते हो, सही? भीमराव ने कहा, हाँ। बीरबल ने आदेश दिया कि 3 गायें लाई जाएं, जिनमें एक ब्राह्मण की गाय हो। सप्तम दृश्य, बीरबल की अंतिम चाल। गायें लाई गईं। भीमराव को बुलाया गया। उसने गायों की ओर देखा और कुछ भ्रमित हुआ, परंतु फिर उसने एक गाय की ओर इशारा किया, यह वही है। बीरबल ने ब्राह्मण को संकेत किया। ब्राह्मण उस गाय के पास गया और धीमे से बोला, गौरी, मेरी बच्ची, देखो मैं आ गया। गाय ने तुरंत पूंछ हिलाई और ब्राह्मण की ओर बढ़ गई। भीमराव घबरा गया। बीरबल बोले, यह वही गाय है। जानवर भी अपने मालिक को पहचानते हैं। और अब तुमने झूठ बोलकर खुद को दोषी बना लिया। भीमराव ने सच्चाई स्वीकार की और माफी मांगी। अकबर ने बीरबल को फिर से शाबाशी दी,
तुम्हारी सूझबूझ ने एक ब्राह्मण की पूरी रोजी रोटी बचा ली। उपसंहार। बीरबल की यह दोहरी सफलता दरबार में चर्चा का विषय बन गई। एक ओर उन्होंने चालाक नौकर को पकड़कर व्यापारी की संपत्ति लौटाई और दूसरी ओर एक गरीब ब्राह्मण को उसकी जीविका दिलवाई। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि न्याय केवल तलवार से नहीं बल्कि समझदारी और संवेदनशीलता से भी पाया जा सकता है। जहां तक बुद्धि की बात है, बीरबल का मुकाबला करना आसान नहीं। समाप्त। यदि आप चाहें तो अगली कहानी मैं 1900, 2100 या 2500 शब्दों में भी लिख सकता हूं। बताइए आपको किस विषय या शीर्षक पर अगली कहानी चाहिए। अकबर बादशाह के दरबार में न जाने कितनी बार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ति और न्याय बुद्धि से सबको प्रभावित किया था। लेकिन कभी कभी ऐसे मौके भी आते थे जब बीरबल की परीक्षा उनके अपने ही सम्राट द्वारा ली जाती थी। यह कहानी एक ऐसी ही परीक्षा की है जिसमें बीरबल को न केवल अपनी बुद्धिमत्ता दिखानी थी बल्कि अपनी निष्ठा और विवेक का भी प्रमाण देना था। प्रथम दृश्य। दरबार में एक शंका। एक दिन दरबार में बहस चल रही थी, मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या है। कोई कहता साहस, कोई कहता ईमानदारी, कोई कहता बुद्धिमत्ता और कोई कहता धैर्य। अकबर ने दरबारियों की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, इस प्रश्न का उत्तर कोई भी दे सकता है, पर मैं चाहता हूं कि बीरबल इसका उत्तर किसी उदाहरण के रूप में दे। बीरबल ने सिर झुकाया, जहां पनाह, कुछ ही दिनों में आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अकबर ने चुनौती स्वरूप कहा, यदि तुम इसका उत्तर न दे सके तो तुम्हें 1 महीने तक दरबार से दूर रहना होगा। बीरबल ने हामी भर दी। द्वितीय दृश्य। बाजार की घटना। अगले दिन बीरबल साधारण वेश में बाजार की ओर गए। उन्होंने नजर रखनी शुरू की कि कौन व्यक्ति किस स्थिति में क्या करता है। तभी उनकी नजर एक गरीब किसान रामू पर पड़ी जो मेहनत से भरे हाथों से सब्जियां बेच रहा था। उसके चेहरे पर ईमानदारी झलक रही थी। एक ग्राहक ने जानबूझकर ज्यादा कीमत देकर कहा, बच रख लो, मुझे लौटाने की जरूरत नहीं। रामू ने तुरंत कहा, यह अतिरिक्त है साहब, मैं मेहनत करता हूँ, ठगी नहीं। बीरबल मुस्कराए। थोड़ी देर में उन्होंने एक युवक को देखा जो राह चलते वृद्ध महिला का घड़ा उठा रहा था। वह कोई बड़ा काम नहीं कर रहा था, पर उसका व्यवहार दर्शाता था कि उसमें संवेदनशीलता और करुणा है। बीरबल आगे बढ़े। इस बार उनकी नजर एक रक्षक, सैनिक पर गई जो चुपचाप मंदिर के बाहर बैठा था। सामने का दृश्य देख उनका मन विचलित हो उठा। तृतीय दृश्य। चुराया गया न्याय। उस मंदिर के बाहर एक व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा था। उसका नाम था हरिनाथ। वह दरबार में पेशी के लिए आया था, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया था। कई महीनों से वह न्याय की तलाश में दरबारों के चक्कर काट रहा था, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मेरी पुश्तैनी जमीन हड़प ली गई है, वह बोला, और जब तक दरबार में मेरी सुनवाई होती है, मेरी पत्नी बीमार है, बच्चे भूखे हैं। बीरबल ने निश्चय किया, यही परीक्षा का मार्ग है। चतुर्थ दृश्य। बीरबल की योजना। बीरबल ने गुप्त रूप से हरिनाथ से संपर्क किया और सारी बात विस्तार से जानी। हरिनाथ की जमीन पर गांव के एक जमींदार रघुवंशी ने जबरन कब्जा कर लिया था। चूंकि वह धनवान और प्रभावशाली था, इसलिए सिपाहियों और छोटे अधिकारियों को रिश्वत देकर मामले को दबा दिया गया। बीरबल ने हरिनाथ से कहा, अब न्याय तुम्हारे ही माध्यम से दिया जाएगा। मैं तुम्हें बादशाह के सामने ऐसे प्रस्तुत करूंगा कि पूरा दरबार तुम्हारे साथ खड़ा हो। हरिनाथ को कुछ समझ नहीं आया, पर वह बीरबल पर भरोसा कर बैठा। पंचम दृश्य। दरबार में नाटक।
2 दिन बाद बीरबल ने हरिनाथ को दरबार में लाकर कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति अपने को किसान कहता है, पर मुझे शक है कि यह झूठा है। क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए। अकबर ने चौंक कर कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा गरीबों की रक्षा करते हो, आज उसका विरोध क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि मैं यह जानना चाहता हूं कि हम केवल कहने से गरीब की मदद करते हैं या वास्तव में। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने हरिनाथ से पूछा, तुम कहते हो तुम्हारी जमीन पर जबरन कब्जा हुआ है, क्या कोई साक्ष्य है? हरिनाथ बोला, मेरे पास पुश्तैनी कागज हैं, लेकिन कचहरी ने कहा कि वो खो गए हैं। बीरबल ने कहा, तो फिर हम कैसे माने कि तुम सच कह रहे हो? अब दरबार के मंत्री भी हरिनाथ पर शक करने लगे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें इस व्यक्ति को 10 दिनों का समय देना चाहिए, वह अपने पक्ष में कोई प्रमाण लाए, तब तक रघुवंशी को दरबार बुलाकर उसका पक्ष भी सुना जाए। अकबर ने सहमति दी। षष्ठ दृश्य, न्याय की पुनः स्थापना। 10 दिन बाद रघुवंशी को दरबार बुलाया गया। वह अत्यंत ऐंठकर आया, सजग, अमीर और घमंडी। बीरबल ने उससे पूछा, क्या यह सच है कि हरिनाथ की जमीन तुमने ली है? रघुवंशी बोला, वह जमीन वर्षों से मेरे नाम पर है, मेरे पास रजिस्ट्रियों की नकल है। बीरबल ने वह नकल देखी, फिर मुस्कराए और बोले, क्या आप जानते हैं, दरबार में झूठे कागज पेश करना अपराध है? रघुवंशी ने कहा, ये असली कागज हैं। बीरबल ने आदेश दिया, उस जमीन की खुदाई की जाए। वहां पुराने कच्चे दस्तावेज और हस्ताक्षर मिल सकते हैं। अगर वे हरिनाथ के नाम के हुए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। खुदाई हुई। पुराने मिट्टी के बक्से में बंद दस्तावेज निकले, जिन पर हरिनाथ के पूर्वजों के हस्ताक्षर थे। अब रघुवंशी का झूठ पकड़ा गया। सप्तम दृश्य, सम्राट की सीख। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, रघुवंशी जैसे लोग हमारे राज्य में न्याय का मजाक उड़ाते हैं, इन्हें दंड मिलना चाहिए। बीरबल बोले, जहां पनाह, यही उत्तर है आपके प्रश्न का। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है न्यायप्रियता। जब तक मनुष्य अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी न्याय की लड़ाई लड़ता है, तब तक समाज सुरक्षित है। अकबर मुस्कराए, तुमने न केवल प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि एक पीड़ित को न्याय भी दिलाया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, बुद्धिमत्ता, साहस, धैर्य, ये सब तभी पूर्ण होते हैं जब उनका आधार न्याय और करुणा पर होता है। अंतिम दृश्य, बीरबल की विजय। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, मैं गर्व करता हूं कि मेरे दरबार में तुम जैसा न्यायप्रिय मंत्री है। हरिनाथ की जमीन उसे वापस दिला दी गई। रघुवंशी पर भारी जुर्माना लगाया गया और कुछ महीने के लिए उसे नजरबंद किया गया। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता केवल पहेलियां हल करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि समाज में संतुलन बनाए रखने की कला भी होती है। उपसंहार। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सबसे बड़ा गुण न्याय है, न केवल दूसरों के साथ न्याय करना, बल्कि उसके लिए खड़े होना। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से सच्चाई को उजागर किया और साबित कर दिया कि जहां बुद्धि और करुणा एक साथ हों, वहां न्याय की स्थापना निश्चित है। जिस दरबार में बीरबल हो, वहां अन्याय अधिक देर तक नहीं टिक सकता। समाप्त। अगर आप चाहें तो मैं अगली कहानी 2300, 2500 या 2700 शब्दों में भी लिख सकता हूं। कृपया बताइए आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए।